क्लॉट को फिर हम गलाएं कैसे या निकालें कैसे। तो इसके आजकल बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन किए हुए सारे क्लॉट को बाहर निकाला जा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ कुमार राय, कंसल्टेंट वैस्कुलर एवं इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, हेरिटेज हॉस्पिटल लंका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में। पेट या पैर के नसें में थक्का जमना, तो ये डीवीटी होता क्या है। पहले तो हम जानते हैं वेन्स क्या होती हैं। जब शरीर से, हार्ट से कोई अशुद्ध ब्लड जाता है किसी भी ऑर्गन की तरफ या पैरों की तरफ, तो वो आर्टरी के थ्रू जाता है, और वही ब्लड जब वापस आता है तो वेन्स के थ्रू आता है। और उसमें भी पैरों में दो तरह की वेन होती है, सुपरफिशियल एंड डीप वेन। सुपरफिशियल वेन छोटी वेन्स होती हैं जो कि पैरों का करीब करीब 2 से 4% ब्लड लाती हैं हार्ट की तरफ, और मेन ज़्यादातर ब्लड डीप वेन्स या मेन वेन्स की वजह से आता है ऊपर। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जो वेन्स हैं उसमें धीरे धीरे क्लॉट या थक्का बन जाता है, और यूजुअली ये अचानक से बनता है। तो ये कहीं घुटने के पास से लेकर पेट की नसों में तक हो सकता है, जिसको हम आईवीसी बोलते हैं। तो हम जानेंगे ये क्यों बनता है। पहला तो ऐसे ही हार्मोनल चेंजेस या केमिकल चेंजेस ब्लड में हो जाते हैं, जिसमें जो खून का पतले रहने की क्षमता है वो कम हो जाती है, जिससे क्लॉट बनता है। या दूसरा, कोई भी ऐसे बॉडी में स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से एक नसों पे दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ क्लॉट जम जाता है। या फिर प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन। ये प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन मतलब पेशेंट काफ़ी दिन तक मूव नहीं करता है, किसी भी सर्जरी की वजह से या हॉस्पिटल एडमिशन की वजह से, या घर पे ही बहुत दिन तक लेटा रह जाता है, जिसकी वजह से नसें दब जाती है और उसमें क्लॉट जम जाता है। तो यदि अगर क्लॉट जम जाए तो इससे ये ट्रीटमेंट कब कराएं और क्यों कराना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। यदि क्लॉट थोड़ा बहुत है और ज़्यादातर घुटने की नीचे वाली नसों में है, तो इसमें ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिसिन से ही इसका आसानी से ट्रीटमेंट हो सकता है, जिसमें हम एंटीकोगुलेंट देते हैं, जैसे कि हिपैरिन, वारफेरिन इत्यादि। यदि अगर क्लॉट का बर्डन या थक्के का बर्डन ज़्यादा है, वो पैर की ऊपर वाली नसों में, जैसे कि जांघ की ऊपर वाली नसों में या पेट की नसों में, जिसको आईवीसी बोलते हैं, तब यह खतरनाक साबित हो सकता है। यह एक्यूट डीवीटी के बाद यह हो सकता है क्लॉट वहाँ से टूटकर छाती में चला जाए, जो कि फेफड़े की नसों को ब्लॉक कर देता है, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, और ये जानलेवा साबित हो जाता है कभी कभी। या तो फिर एक अदर कंडीशन जिसको फ्लेग्मेजिया बोलते हैं, जिसमें पैर बहुत सूज जाता है, नीला और लाल पड़ जाता है और पैर काटने की नौबत आ जाती है। और इवन अगर आप ये दोनों कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं और अगर सिर्फ खून पतला करने की दवा चलाते हैं, और यह कभी कभी क्या होता है, क्लॉट बर्डन ज़्यादा होने की वजह से पूरी तरह ये गल नहीं पाती है, जिससे लॉन्ग टर्म में जाके पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जिसको पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें क्या होता है, पैर की सूजन जो है बरकरार रहती है, सूजन जाती नहीं है, और वह कभी कभी वह वेरिकोज वेन या अल्सर का फॉर्म ले लेता है, जिससे पेशेंट को काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो हम इसके बाद हम समझेंगे इसके लक्षण क्या होते हैं। ज़्यादातर ये एक्यूट होता है, मतलब ये अचानक से होता है, जिसमें पैरों में सूजन आ जाती है और पैरों में दर्द हो जाता है, पैर लाल हो जाता है और गर्म रहता है पैर। और ये कैसे डायग्नोस किया जाता है, इसका बहुत सिंपल क्लिनिकल डायग्नोसिस। एक तो जैसे कोई आप नज़दीकी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो देख के समझ जाता है, और इसको डायग्नोस करने के लिए छोटा सा अल्ट्रासाउंड होता है, जिसको डॉपलर बोलते हैं। उससे यह डिटेक्ट हो जाता है कि भाई इसमें क्लॉट है, और उसको क्लॉट को कहाँ तक ट्रेस किया जा सकता है। उसके लिए कभी कभी सीटी एंजियो भी हम कराते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे पास इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर ये छोटी नसों में है और क्लॉट बर्डन ज़्यादा नहीं है, तो ये सिर्फ छोटी मोटी दवाओं से, जैसे हिपैरिन हो गया और अदर एंटीकोगुलेंट हो गई, वारफेरिन, तो उससे दिया जा सकता है और इससे कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर क्लॉट बर्डन ज़्यादा है और ख़ासतौर से पेट की नसों में है, तो और जहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क है, या छोटा टुकड़ा ऑलरेडी टूट के जा चुका है फेफड़ों की नसों में, उस केस में ये हो सकता है खतरनाक पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए। तो उस केस में हम पहले तो ये करते हैं कि एक छोटा सा छतरीनुमा छल्ला लगाते हैं पेट की नसों में, जिसको हम आईवीसी फिल्टर बोलते हैं, जिससे ताकि ये जो क्लॉट टूट के जाता है फेफड़े की नसें की तरफ, वो न जाए, वो छल्ला उसको ट्रैप कर लेता है। दूसरा क्या होता है कि क्लॉट को फिर हम गलाएं कैसे या निकालें कैसे। तो इसके आजकल बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन किए हुए सारे क्लॉट को बाहर निकाला जा सकता है। जो सबसे सिंपल तरीका होता है, हम उसको सीडीटी बोलते हैं। मतलब उसमें उस नस में हम जाकर एक छोटी सी पाइप या कैथेटर डाल देते हैं, और जो एक स्ट्रॉन्ग दवा है क्लॉट की गलाने की, जिसको थ्रोम्बोलाइटिक बोलते हैं, वो हम चला देते हैं 24 घंटे तक, जिससे क्लॉट गल जाता है।
उसके बाद और एडवांस ऑप्शन भी अब हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम जेट टेक्निक करते हैं, जेट सक्शन टेक्निक करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक जो पतली सी पाइप के थ्रू हम जेट को क्लॉट के अंदर डाल देते हैं और वो जेट क्लॉट को तोड़ देता है और साथ के साथ उसको खींच लेता है। और तीसरी टेक्निक होती है एस्पिरेशन टेक्निक। आजकल हमारे पास आधुनिक मशीन्स आ गई हैं जिसकी वजह से हम नस में डायरेक्टली जा सकते हैं बिना सर्जरी के, और जहाँ जहाँ क्लॉट है उसको हम DSA में देखकर या एंजियोग्राफी करके सारा क्लॉट को बाहर निकाल सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट कब कराना चाहिए, कितने दिनों में कराना चाहिए, और बेस्ट रिज़ल्ट के लिए, सबसे अच्छा रिज़ल्ट के लिए अगर पेशेंट 2 से 3 हफ्ते में आ जाता है तो उसको बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है, सारा क्लॉट निकाला जा सकता है। उसके बाद अगर पेशेंट आता है तो हो सकता है सारा क्लॉट न निकल पाए, या बहुत क्रोनिक, बहुत लोगों को क्रोनिक DVT भी हो जाता है, मतलब वो 6 महीने साल भर से उनको क्लॉट था, अब सारे सिम्टम आ रहे हैं, पैर में सूजन आ रही, तो उस केस में क्लॉट तो नहीं एस्पिरेट किया जा सकता, लेकिन हाँ जो बंद नसें हो जाती हैं उनको हम गुब्बारे के माध्यम से खोल सकते हैं, जिनको वेनोप्लास्टी कहते हैं। यदि आपको ऐसा कोई सिम्टम आता है या आपके जानने वालों को ऐसा कोई सिम्टम आता है या कहीं DVT डायग्नोज होता है तो आप अपने नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।